ये सर्वाइव क्लासेस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है विलयन, उसका 7वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने 6 भाग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लें ताकि ये वाला भाग आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो इसके पहले वाले भाग में हम लोग पढ़ रहे थे क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था हमने अणुसंख्यक गुणधर्म में। आज हम लोग उस पर आधारित 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे और परासरण दाब पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन, जिसको समझ लिया था। तो इस पर आधारित उदाहरण एक आध 2 देख लेते हैं हम लोग। तो ये उदाहरण है एक सॉसपैन या पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। इसको 1 किलोग्राम जल में घोला गया है और 1.013 या 1 atm प्रेशर पर यह जल जो है किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए जो केवी का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो इसको लगाते हैं हम लोग, सॉल्व करते पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, यानी हमको दिया हुआ है ग्लूकोज का भार यानी C6H12O6 का भार दिया है, ये कितना 18 ग्राम दिया है, ठीक है 18 ग्राम। और अगर हम लोग C6H12O6 का अगर आणविक द्रव्यमान पता करें तो 12 कार्बन का होता है 12, चूँकि 6 कार्बन हैं तो 12 गुणे 6 प्लस 1 हाइड्रोजन का होता है 1, 12 हाइड्रोजन है तो 12 गुणे 1 प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 लगे हुए हैं यानी 6 गुणे 16। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं ग्लूकोज का मोललता कितना है, ठीक है। मोलों की संख्या इसकी पता कर लेते हैं कितना है, फिर वहाँ से मोललता पता कर लेंगे कि कितना है। तो इसकी मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, C6H12O6 के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, भार कितना है 18 ग्राम और इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो है 180 ग्राम। करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मोल, ठीक है 0.1 मोल। अब हम लोग पता कर लेते हैं C6H12O6 की मोललता। तो मोललता बराबर हमने क्या पढ़ा था, मोललता बराबर पढ़ा था विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.1, इतना मोलों की संख्या हो गई और द्रव्यमान कितना है केजी में 1 kg। तो ये इक्वल हो गया 0.1 मोल पर केजी, ओके। अब हम लोग को पता क्या करना है कि ये किस ताप पर उबलेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या उसमें कि T डेल्टा TB इज इक्वल टू KBN/m, ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं सबकी। तो यहाँ पे है 0.52 इंटू m की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, ये इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.052, ठीक है। ये TB मतलब केल्विन की, इतना इसका जो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है ये इतना बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। सामान्य ताप पर हम लोग जानते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 300, मतलब कर सकते हैं हम लोग कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य ताप एवं दाब पर, यहाँ पे लिख देते हैं सामान्य ताप और दाब पर
तो ये आप नोट कर लीजिए ताकि इसको मिटा के हम लोग लिख सकें। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ ठीक है। यहाँ कर लेते हैं कि सामान्य ताप या दाब पर या फिर सिंपली STP पर जल का क्वथनांक कितना है, जल का क्वथनांक, तो ये है कितना, जल का क्वथनांक है टोटल इज इक्वल टू 373.15 केल्विन ये होता है। अब क्या हुआ, इतना जब हम लोगों ने उसमें घट बढ़ाया तो इतना वो बढ़ गया, तो विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक इज इक्वल टू हो जाएगा 373.15 प्लस 0.05, तो या फिर इसका आंसर हो जाएगा कितना 373, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि अब ये इतने ताप पर जो है उबलेगा, ठीक। तो ये इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि बेंजीन का क्वथनांक कितना है, ठीक है। 1.80 ग्राम एवास्फिल विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ के इतना हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान इतना दिया हुआ है, तो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है, यानी इसका दिया हुआ क्या, बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ, यानी प्योर बेंजीन था तो उसका क्वथनांक जो है वो दिया हुआ है। तो मतलब ये हो जाएगा डेल्टा P0 नहीं, सॉरी डेल्टा P0 नहीं, डेल्टा T0B इज इक्वल टू दिया हुआ कितना 353.23 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, एवास्फिल विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है ये एवास्फिल विलेय का द्रव्यमान बराबर हो गया W2 इज इक्वल टू 1.80 ग्राम। W1 दिया हुआ है 90 ग्राम और Kb का मान, इसका क्वथनांक जो बढ़कर हुआ, यानी TB की वैल्यू दिया हुआ है, TB की वैल्यू दिया हुआ है ये 354.11 केल्विन, और फिर दिया हुआ है ये Kb की वैल्यू, Kb इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.53 किलो kg पर मोल, राइट, जो kg पर मोल। अब हम लोग इस सब वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं। जो हम लोगों ने क्वथनांक के उन्नयन का जो फार्मूला था उसमें पुट कर देते हैं कि M2 इज इक्वल टू क्या था, Kb इंटू W2 इंटू 1000 बाई W W1 इंटू
डेल्टा टी बी। ठीक है, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23 केल्विन, जो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0.88 केल्विन, 0.88 केल्विन। अब सब वैल्यू उठा के इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा, Kb की वैल्यू कितनी आई है 2.53। ठीक है, 2.53 इंटू W2 की वैल्यू यहाँ पे है 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 का वैल्यू कितना है 90 ग्राम इंटू डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई 0.88 केल्विन। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया m2 की वैल्यू, यानी विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है। राइट, तो इसको आप पास करके नोट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं, अगला जो पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है हिमांक का अवनमन। और हिमांक जो जनरली आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि वह ताप जिस पर कोई जो द्रव है वो ठोस अवस्था में बदल जाता है, वही ताप उसका हिमांक कहलाता है। बट यहाँ पे हम लोग एक अलग डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का जो वाष्प दाब है उसी पदार्थ के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को क्या कहेंगे हिमांक कहेंगे, कि वही उसका हिमांक है। अब जनरली राउल्ट के नियम के अनुसार क्या था कि जब एक अवाष्पशील ठोस विलायक में डाला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है, और अब इसका जो वाष्प दाब है, ठीक है, ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है, अर्थात कि जो विलायक का हिमांक है वो घट जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं कि जैसे ये वाष्प दाब है, ठीक है, ये शुद्ध विलायक था। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यानी वाष्प दाब नहीं, शुद्ध विलायक का हिमांक है, यानी डेल्टा T0F है। ठीक है, ये और फिर जैसे हमने अवाष्पशील मिलाया तो ये सॉल्यूशन बनाया तो इसका प्रेशर वाष्प दाब क्या हो गया और भी कम हो गया। तो अब पता चलेगा कि ये अब पहले जो इस पे था या इस पे था तो विलयन का जो आ जाएगा वो इस पे आ जाएगा, विलयन का हिमांक। मतलब सिंपली हो जाएगा कि अब पहले की तुलना में उसको कम ही ताप देना है और वो क्या होगा ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यदि मान लिया कि T0F शुद्ध विलायक का हिमांक है, जो यहाँ पे T0F देख सकते हैं, T0F है और हिमांक बिंदु है, और जब उसमें अवाष्पशील विलेय डाल दिया गया तो उसका हिमांक बिंदु कितना हो गया TF हो गया। तब क्या होगा तो उसका हिमांक, जो हिमांक में जो कमी है उसके हो जाएगी डेल्टा T0F माइनस TF, कमी के बराबर होगी। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF, और यही जो फार्मूला है इसी को कहा जाता है हिमांक का अवनमन। राइट, हिमांक का अवनमन। अब इसको हम लोग अब तनु विलयन के लिए अगर बात करें तो प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो मोललता यानी यम के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा TF समानुपाती यम। यहाँ पर जब यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा KF इंटू यम। KF क्या है, KF को क्या कहेंगे हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, या फिर इसका एक अन्य नाम भी है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। मात्रक इसका भी वही है जो Kb का हुआ करता था, यानी केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जैसे, तो यहाँ पे हो गया TF समानुपाती m। जब यहाँ पे इक्वल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक समानुपातिक स्थिरांक देना होगा।
के एफ, और जहाँ पे के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक अथवा मोलल अवनमन स्थिरांक, या फिर जिसको क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं, और इसकी इकाई केल्विन केजी पर मोल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में। ठीक है, तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए उसका भार बटे आणविक द्रव्यमान, और यहाँ पे जो W1 है ग्राम में, उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग कर देंगे, यानी कुछ इस तरह का समीकरण मिल जाएगा। और इसको उठा के हम लोग इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 W1 इंटू M2, या फिर ये हो जाएगा कि M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा टी एफ। तो ये हो गया हिमांक के अवनमन के लिए ये सूत्र, कि वहाँ से अगर मोलर द्रव्यमान हमको विलेय का निकालना हो तो ऐसे करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है, वो उसको 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो विलयन के पहला है हिमांक में अवनमन कितना हुआ, और फिर दूसरा है हिमांक की भी गणना कीजिए। ठीक है, हिमांक की भी गणना करनी है, तो इसको हम लोग लगाते हैं। अब इथिलीन ग्लाइकॉल का अगर हम मोललता की बात करें, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल की मोललता की बात करें, तो इथिलीन ग्लाइकॉल की मोललता इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोललता इज इक्वल टू हो जाएगी कि इथिलीन ग्लाइकॉल के कितने मोल है, और उसका मोल कैसे हम लोग निकालेंगे, मोल निकालेंगे हम लोग मोल, यहाँ पे इसका भार दिया हुआ है 45 ग्राम, बटे डिवाइड कर देंगे इसके मोलर द्रव्यमान से, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 से 30, और 30 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, तो ये हो गया 30, 30 60 2 62, यहाँ से निकाल लेंगे, यानी हो गया 45/62 इसके इसका हो गया मोल हो गया, सॉरी इथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2 या 6O2 के मोलों की संख्या इज इक्वल टू हो गया इसका जो दिया हुआ भार है यानी 45 ग्राम, बटे इसका जो आणविक द्रव्यमान है यानी 62 ग्राम। ठीक है, ये विलेय के मोलों की संख्या हो गई, या इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या हो गई। अब जल का जो केजी में द्रव्यमान है, जल का केजी में द्रव्यमान, तो यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ है 600, इसको 1000 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा केजी में चेंज। अब मोललता का फार्मूला लगा देंगे, मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, मोललता विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन, वो विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा हमारा 45/62 बटे हो जाएगा 600 बटे 1000, इसको उधर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 45/62 गुणे 1000 बटे 600। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.2 मोल पर केजी, 1.2 मोल पर केजी। ठीक है, 1.2 मोल पर केजी। अब हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएफ इंटू एम। केएफ की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिसिंग है। केएफ की वैल्यू जो है वो है 1.86 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल है। इसको यहाँ पे रख देंगे, तो रखने के बाद ये वैल्यू कुछ आ जाएगी, केएफ की वैल्यू हो जाएगी 1.86 इंटू यहाँ पे रख देंगे 1.2, इसकी जो मोललता है
और फिर ये आ जाएगा बराबर 2.2 केल्विन के, राइट, 2.2 केल्विन। अब क्या कि हिमांक भी कितना घटा, तो पहले कितना था 273 मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का जो जल था, जल का हम लोग जानते हैं कि STP पर इसका 273.15 होता है, और फिर इतना क्या हो गया, फिर कम हो गया। तो यानी हिमांक में अवनमन कितना हुआ, हिमांक में अवनमन कितने का हुआ, तो जितना जनरली कितने का होता है 273.15 केल्विन का, और उसमें से कम कितना हो गया 2.2 केल्विन, या इज इक्वल टू ये कितने के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बचेगा आपको बचेगा 270.95 केल्विन। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज यहीं पे इस वीडियो को बंद करते हैं। अगला जो पार्ट है, अगले पार्ट में ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक।